पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन। हम नहीं मानते हैं गांधी को, डंके की चोट पर बोलते हैं, जाकर के जहां एफआईआर करवाना करवा दीजिए। जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा था। I refuse to call him Mahatma. I've never called him Mahatma. I will not call him Mahatma. For me, he's just Mohandas Karamchand Gandhi. गांधी को महात्मा गांधी ने स्वयं नहीं बनाया, इस देश ने बनाया। एक यदि व्यक्ति था जिससे जिन्ना घबराते थे, उसका नाम था गांधी। गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी। क्या दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? गांधी, ये फिल्म देखकर लगता है कि हम किसी देवता की कहानी देख रहे हैं, लेकिन क्या गांधी वाकई एक देवता थे? आज हम इस मूवी के पीछे का वो सच देखेंगे जो मूवी ने दिखाया और वो भी जो मूवी ने छुपा लिया। आज हम गांधी मूवी को कुछ इस तरह समझेंगे जो आज की जनरेशन को समझना जरूरी है। ना हम उन्हें भगवान बनाएंगे और ना ही विलन। हम देखेंगे उनका वो सच जो शायद आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में कहीं खो गया है। आज हम बात करेंगे उस लॉयर की जिसने एक धोती को दुनिया का एक सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। आज हम बात करेंगे उनकी महानता की भी और उनकी जिद की भी। इस वीडियो में हम फिल्म के सीन दर सीन चलेंगे और समझेंगे उन महान किरदारों को भी जिन्होंने गांधी के साथ इतिहास को आकार दिया। हम जानेंगे नजरिया पटेल, नेहरू, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, यहाँ तक कि जिन्ना और वो अंग्रेज भी जो भारत पर राज किया करते थे। आज हम गांधी के वो पहलू देखेंगे जो उनको महात्मा नहीं बल्कि एक डेंजरस विजनरी बनाते हैं। 30 जनवरी 1948 एक दुबला पतला बूढ़ा इंसान प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ रहा है। तभी भीड़ से एक शख्स निकलता है, उनके पैर झुककर छूता है और फिर दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम था। सबकी आंखों में आंसू थे। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों की सुर्खियां गमगीन थी। एक ऐसा इंसान चला गया था जिसके पास न कोई पद था, न कोई सेना और न ही कोई संपत्ति, लेकिन फिर भी उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिला दी थी। दुनिया को लगा कि गांधी मर गया, पर क्या एक इंसान को मारने से उसके उसूल मर जाते हैं? ये फिल्म हमें उस इंसान के करीब ले जाती है जिसे दुनिया ने महात्मा का दर्जा दिया। लेकिन क्या वो जन्म से ही महात्मा थे? जवाब है नहीं। उनके अंदर भी एक साधारण इंसान की कमजोरियां और गुस्सा था। शुरुआत में मोहनदास करमचंद गांधी एक ब्रिटिश जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये आत्मविश्वास उनके कानूनी ज्ञान और सूट बूट से आता था। गांधी कोई जन्मजात क्रांतिकारी नहीं थे। वो एक अमीर सूट बूट पहने बैरिस्टर थे जिनका एक अपना ईगो था। लेकिन जब 1893 में दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर यंग बैरिस्टर मोहनदास को जब ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, तब भी वो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि यहाँ हर भारतीय और श्वेत के साथ ये सब हो रहा है। तो वो सिर्फ एक अपमान नहीं था, वो उनकी पूरी पहचान पर हमला था। जिसके बाद गांधी हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला करते हैं, चाहे वहाँ उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। अपने हक की ये लड़ाई गांधी ने अकेले जीती थी? जवाब है नहीं। वहां यंग बैरिस्टर मोहनदास की मदद की थी छोटे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और यहाँ तक कि कुछ ब्रिटिश क्रिश्चियंस ने भी। इनमें से सबसे मुख्य नाम आता है दादा अब्दुल्ला का। दादा अब्दुल्ला ही वो शख्स है जिन्होंने 1893 में गांधी जी को एक लीगल केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया था और यहीं से गांधी जी के भाषण और सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। उन्होंने न सिर्फ गांधी जी को काम दिया बल्कि वहां की इंडियन कम्युनिटी से भी मिलवाया और उन्हें सेटल होने में भी बड़ी मदद की। लेकिन इस फिल्म में इस किरदार को किसी कारणवश मिस्टर खान नाम दिया गया है। इस फिल्म में एक दमदार सीन है जहां यंग बैरिस्टर मोहनदास मिस्टर खान की मदद से कुछ मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों को एक मैदान में इकट्ठा करता है। वहीं उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा ना ही सिर्फ खुद वहां पर हाजिर रहती है बल्कि कुछ हिंदुस्तानी औरतों को भी उस आंदोलन में अपने साथ ले आती है। ये मोहनदास का पहला भाषण था जिसकी ना तो असर वहां खड़े ब्रिटिशर्स पर होती है और ना ही हिंदुस्तानियों पर। लेकिन जैसे ही मिस्टर खान उनका भाषण आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद वहां फर्क साफ नजर आता है। मोहनदास के आईडी जलाने पर पुलिस वाले कोई हरकत नहीं करते, लेकिन जैसे ही मिस्टर खान अपना आईडी जलाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक पेच है। असल में दादा अब्दुल्ला कभी गिरफ्तार नहीं हुए थे और गांधी जी के हर आंदोलन को उन्होंने अंत तक अपना आर्थिक सहयोग दिया था। मिस्टर खान की गिरफ्तारी के बाद कोई भी आगे नहीं आता है।
लेकिन वही मोहनदास जहां अपना भाषण देने में कमजोर था लेकिन अपने इरादों का मजबूत था, वो अंग्रेजों के डंडे खाकर भी वो आईडी जलाता रहता है। यहाँ मोहनदास अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर की पहली झलक ब्रिटिशर्स को देता है। अंग्रेजों के डंडों से जानलेवा चोट खाने के बाद क्या यंग मोहनदास ब्रिटिश राज से नफरत करता था? जवाब है नहीं। वो अब भी ना सिर्फ खुद ब्रिटिश जेंटलमैन बनना चाहता था, बल्कि वो अपनी औलादों को भी एक ब्रिटिश जेंटलमैन बनाना चाहता था। वो अपने इस आंदोलन को मिली छोटी सी कामयाबी के बाद ब्रिटिश लॉ की तारीफ भी करता है। यहाँ एक आम आदमी ऐसे इंसान को एक बेवकूफ ही समझेगा, लेकिन मोहनदास कोई बेवकूफ नहीं बल्कि एक विजनरी था। वो अपने दुश्मन को जान चुका था। वो जान चुका था कि ब्रिटिश राज से कैसे जीता जा सकता। वो जान चुका था कि उसका दुश्मन उससे कमजोर है, इसलिए वो उससे नफरत नहीं करता था। तो क्या साउथ अफ्रीका में गांधी को ब्रिटिश राज से इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जीत मिल गई थी? जवाब है नहीं। गांधी के आंदोलनों का सिलसिला पूरे 21 साल चला था, जिस दौरान उन्हें 7 महीने जेल में भी रहना पड़ा था, जिनमें से शुरुआती दौर यानी 1894 से 1906 तक उन्होंने नाताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की ताकि इंडियंस को एकजुट किया जा सके। इस दौरान वो पिटिशंस और चिट्ठियों के जरिए ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे। उसके बाद 1906 से 1913 तक उनके सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ये सत्याग्रह ब्लैक एक्ट के खिलाफ था, जिसमें इंडियंस को हर वक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड साथ रखना जरूरी था। और 1908 में गांधी जी को पहली बार जेल भेजा गया। और 1913-14 का आखिरी लेकिन बड़ा आंदोलन। इस वक्त लड़ाई 2 बड़ी बातों पर थी। एक तो इंडियंस की शादियों को गैर कानूनी करार देना, दूसरा 3 पाउंड का पोल टैक्स, जिसके विरोध में गांधी जी ने हजारों गिरमिटिया मजदूरों के साथ नाताल से ट्रांसवाल तक पैदल यात्रा की, जिसे 1913 की ग्रेट मार्च कहा जाता है, जहां उनके सत्याग्रह और उनके आंदोलन के दौरान उनका साथ देने वाले सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि हर धर्म और जाति के लोग थे। उन्होंने वहां एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया था, जिसने उन्हें वहां की भेदभाव वाली सरकार के खिलाफ लड़ने में मदद की, जिनमें कुछ ऐसे बड़े नाम मिलते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। अहमद मोहम्मद कचालिया, एक निडार मुस्लिम व्यापारी जो ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया। तंबी नायडू, ये एक तमिल व्यापारी थे। माना जाता है कि उनका पूरा परिवार इस आंदोलन में कूद पड़ा था। बेली अम्मा, एक 16 साल की लड़की जिसने जेल की यातनाएं सही और शहीद हो गई। HSL पोलाक, ब्रिटिश ज्यूइश जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर के एडिटर बने, गांधी जी के साथ सत्याग्रह में शामिल हुए। हरमन कैलेनबैच, ये एक जर्मन ज्यूइश आर्किटेक्ट थे जो गांधी जी के सबसे पक्के दोस्त बने। उन्होंने गांधी जी को टॉल्स्टॉय फार्म बनाने के लिए जमीन दान में दी थी। CF एंड्रयूज, इन्हें भारतीय दीन बंधु पुकारते थे, एक ब्रिटिश मिशनरी जो गांधी जी के एक बुलावे पर साउथ अफ्रीका गए और वहां भारतीयों की हालत सुधारने में मदद की। गांधी जी की सेक्रेटरी सोंजा स्क्लेशिन, जो एक रशियन ज्यूइश महिला थी, उन्होंने गांधी जी के दफ्तर और आंदोलन के हिसाब किताब को बड़े अच्छे से संभाला। और आखिर में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, इतिहास ने उन्हें शायद वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। साउथ अफ्रीका में गांधी जी का साथ देने वाले इन अनसंग हीरोज के बारे में आप कोई राय या जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कस्तूरबा सिर्फ एक सच्चे देशभक्ति नहीं बल्कि एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी की जीती जागती मिसाल थी। गांधी जी और कस्तूरबा का रिश्ता पति पत्नी के अलावा सच्ची दोस्ती का भी था। फिल्म में जब गांधी जी खुद को और अपने बच्चों को अंग्रेजी जेंटलमैन के काबिल बनाने की बात करते हैं, तब कस्तूरबा उनको ताना देकर याद दिलाती है कि वो एक हिंदुस्तानी है। और साउथ अफ्रीका के आश्रम में जब गांधी जी पैखाना साफ करने को लेकर एक नियम बनाते हैं कि वहां रहने वाले हर शख्स को अपनी बारी के हिसाब से पैखाना खुद साफ करना होगा, तब कस्तूरबा के मना करने पर गांधी जी उन पर सख्त होते हुए नजर आते हैं। तब कस्तूरबा उन्हें एक महान इंसान और एक तानाशाह के बीच का फर्क समझाते हुए बताती है कि उन्हें अपनी महानता किसी पर थोपनी नहीं चाहिए और आखिरकार वो एक इंसान है, ना कि कोई परमात्मा। 9 जनवरी 1915 आखिरकार मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए अपने देश भारत वापस लौटते हैं, जहां 23 साल का एक नौजवान वकील ब्रिटिश जेंटलमैन बनने की कोशिश करता हुआ दिख रहा था। आज वो पूरी तरह से देसी लिबास में 45 साल का एक अनुभवी नेता बन चुका है, एक ऐसा समाज सेवी जिसका नाम पूरे देश में गूंज रहा है। लेकिन 21 साल बाद लौटने के बाद गांधी अपने ही देश में एक अजनबी जैसा महसूस कर रहे हैं।
जब वो मुंबई यानी तब के बॉम्बे के अपोलो बंदर पर उतरे तब उनका स्वागत करने के लिए खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौजूद थे। उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ और सभी उनसे पहली बार भारत की धरती पर एक शानदार भाषण की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन गांधी उस वक्त सिवाय धन्यवाद के उनसे कुछ नहीं कह पाते हैं। लेकिन ये सीन हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट है। असल में नेहरू गांधी जी से पहली बार 1916 में लखनऊ सेशन में मिले थे और सरदार पटेल तो गांधी जी से संपर्क में और भी बाद में आए थे, लगभग 1917 के आसपास। इस सीन में हम गांधी जी के चेहरे की उदासी साफ देख पाते हैं। अपने ही देश के एक बड़े शहर में अपने ही लोगों की दो अलग तरह की स्थिति देखकर उनका मन उदास हो जाता है। जहां गांधी जी जिनके लिए साउथ अफ्रीका में लड़ रहे थे, उनकी स्थिति इतनी भी बुरी नहीं थी। जहां उनके आंदोलन में मुश्किल से भीड़ जमा हो पाती थी, वहीं अपने देश में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। जहां साउथ अफ्रीका में फुटपाथ पर चलने पर बैन होने पर गांधी जी इस बात पर ही अंग्रेजों से भिड़ जाते थे, और यहाँ अपने देश में फुटपाथ नजर ही नहीं आ रहा है। जिसके बाद गांधी मिलते हैं अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से। यहाँ हमें समझना होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी का किरदार। फिल्म में बस एक छोटा सा सीन दिखाया गया है, पर हकीकत यह थी कि गांधी जी को लॉन्च करने से पहले उन्हें ग्राउंड पर भेजा गया और वो काम किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। देश में गांधी जी का 1 साल तक ट्रेन के तीसरे दर्जे में सफर करना वो सिर्फ गरीबी देखने के लिए नहीं था, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी की पॉलिटिकल मार्केटिंग का पहला कदम था। यहीं से गांधी ने खुद को एक लीडर से साधु में बदलना शुरू किया, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में तर्क से ज्यादा भावनाएं बिकती है। यहाँ हमें समझना होगा कि गांधी को फिल्म ने एक बना बनाया महात्मा दिखाया है, जबकि असलियत में वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। वो देख रहे थे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सिर्फ बंद कमरों में अंग्रेजी में भाषण देते हैं, जिससे आम किसान का कोई जुड़ाव नहीं है। गांधी ने यहाँ अपनी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने जानबूझकर अपनी वेशभूषा बदली और उस भाषा में बात करना शुरू किया जो सीधे आम आदमी के दिल तक पहुंचे। लेकिन यहाँ की जमीन अलग थी और समस्याएं भी गहरी थी। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे गांधी नील की खेती करने वाले किसानों के मसीहा बन गए। लेकिन यहाँ एक पैच है जो समझना जरूरी है। फिल्म में गांधी को एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिखाया गया है, लेकिन हकीकत में चंपारण उनके लिए एक एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड था। यहाँ गांधी ने पहली बार समझा कि अंग्रेजों को डराने के लिए हथियारों की नहीं बल्कि भीड़ के मनोविज्ञान की जरूरत है। फिल्म ने दिखाया कि गांधी ने सिर्फ शांति से सब कुछ सुलझा लिया, लेकिन हकीकत यह थी गांधी ने प्रशासन को अपनी कानूनी चालाकी से मजबूर किया था। वो जानते थे कि अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो वो एक शहीद बन जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो ये उनकी नैतिक जीत होगी। ये एक मसीहा की नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट की सोच थी। चंपारण वाले सीन में फिल्म दिखाती है कि गांधी अपने गोरे दोस्त चार्ल्स को वापस भेज देते हैं ताकि भारतीय खुद लड़ना सीख सके। फिल्म से एक बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग सीन बताती है, लेकिन सच यह है कि गांधी जी ने उन्हें इसलिए भेज दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे इस आंदोलन पर किसी विदेशी का थप्पा लगे। ये कोई दोस्ती या त्याग नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन था, जिसे फिल्म ने एक महान विचार बनाकर पेश कर दिया। अब एक ऐसी बात जो ये फिल्म डकार गई, इस पूरी 3 घंटे की फिल्म में आपको एक भी बार डॉक्टर BR आम्बेडकर का नाम तक नहीं मिलेगा, और ऐसा जानबूझकर किया गया है क्योंकि अगर आम्बेडकर होते तो गांधी की वो देवता वाली छवि हिल जाती। आम्बेडकर वो शख्स थे जो गांधी जी की हर बात पर तीखे सवाल उठाते थे। फिल्म हमें दिखाती है कि गांधी जी छुआछूत के सख्त खिलाफ थे, लेकिन वो उस वैचारिक संघर्ष को पूरी तरह से गायब कर देती है जो BR आम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। 1932 का पूना पैक्ट वो समय था जब गांधी जी की साइकोलॉजी और उनकी नैतिकता की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। पुणे पैक्ट के वक्त जो दिमागी जंग इन दोनों के बीच चली, वो फिल्म में दिखाते तो दर्शकों को समझ आता कि गांधी कभी कभी अपनी जिद मनवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते थे। फिल्म दिखाती है कि गांधी ने दलितों का उद्धार किया, पर यह नहीं बताती कि उन्होंने हरिजन नाम दिया जिससे आम्बेडकर ने हमेशा अपमान माना। फिल्म में आम्बेडकर का न होना एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि बिना आम्बेडकर के गांधी के हरिजन आंदोलन का पूरा सच समझ में नहीं आता। क्या गांधी यहाँ भी अपनी जिद पर अड़े थे? यह एक ऐसा सवाल है जो आज की जनरेशन को पूछना चाहिए। 12 मार्च 1930 द हिस्टोरिक दांडी मार्च।
गांधी जी की इस दांडी मार्च को फिल्म में बहुत ही बखूबी से दिखाया गया है। 24 दिन तक और 240 माइल्स तक चली ये दांडी मार्च, जिससे ब्रिटिशर्स की पूरी हुकूमत हिल गई। फिल्म ने इसे एक चमत्कार की तरह दिखाया और बेशक ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन इसके पीछे भी एक वकील और पॉलिटिकल लीडर का एक तेज दिमाग था। आखिर गांधी जी ने नमक ही क्यों चुना? नमक हर घर की जरूरत थी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। गांधी जानते थे कि इस मुद्दे पर सबको साथ लाया जा सकता है। फिल्म ने इसे आध्यात्मिक बनाया, जो एक तरह से देखा जाए तो है भी, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि ये एक शुद्ध राजनीतिक दांव था। और ऐसे दांव चलना गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन की हार से सीखा था। 1920 से 22 के बीच तक चला असहयोग आंदोलन, जिनमें पूरा देश सड़कों पर उतर गया था, विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे। लेकिन क्या फिल्म ने आपको वो सच बताया? फिल्म में दिखाया गया कि गांधी ने हिंसा की वजह से आंदोलन वापस ले लिया और सब उनके खिलाफ हो गए। लेकिन यहाँ गांधी का जो सच फिल्म ने आधा दिखाया वो ये था कि गांधी जानते थे कि अगर ये आंदोलन हिंसक हुआ तो अंग्रेज इसे 1 मिनट में कुचल देंगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को पीछे लेने का कारण जलियांवाला बाग में हुआ हत्याकांड भी हो सकता है, जहां जनरल डायर ने हजारों मासूम हिंदुस्तानियों को अपनी बेरहमी का शिकार बनाया था। वो उसे नैतिक हार मानते थे, जबकि फिल्म इसे सिर्फ एक इमोशनल फैसला दिखाती थी। जलियांवाला बाग के बाद फिल्म दिखाती है कि जहां जनरल डायर का कोर्ट मार्शल हो रहा है और अंग्रेज जज उससे तीखे सवाल पूछ रहे हैं। फिल्म ये दिखाना चाहती थी कि अंग्रेज कितने न्यायप्रिय थे, लेकिन असलियत ये थी कि वो कोर्ट मार्शल सिर्फ एक दिखावा था। असल में डायर को कोई सजा नहीं हुई थी, बल्कि ब्रिटेन लौटने पर उसे तलवार और पैसा इनाम में मिला। फिल्म ने यहाँ अंग्रेजों की क्रूरता को ढक दिया और उन्हें थोड़ा सभ्य दिखाने की कोशिश की। एक और कड़वा सच जो आज की जनरेशन अक्सर पूछती है कि गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, और मूवी इस सवाल को छूती तक नहीं। फिल्म दिखाती है गांधी इरविन का समझौता, पर वहां भगत सिंह का कोई जिक्र तक नहीं आता। यहाँ गांधी जी की साइकोलॉजी थी कट्टर अहिंसा। उनके लिए उनके सिद्धांत एक नौजवान की जान से बड़े हो गए थे। गांधी जी जानते थे कि वो अगर भगत सिंह के लिए अड़ जाते शायद अंग्रेज मान जाते, पर उन्हें लगा कि इससे उनकी अहिंसा वाली छवि पर चोट पहुंचेगी, और यही उनका देवता वाला रूप नहीं, उनका जिद्दी रूप दिखता है। और यहाँ हमें ये मानना ही पड़ेगा कि गांधी ने उस वक्त देश के गुस्से से ज्यादा अपने असूलों को अहमियत दी। क्या वो सही था या गलत, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसके अलावा ये फिल्म हमें ये नहीं बताती कि आज़ादी के आखिरी सालों में नेहरू और पटेल की साइकोलॉजी गांधी जी से अलग हो चुकी थी। गांधी जहां अहिंसा और ग्राम स्वराज की बात कर रहे थे, वहीं नेहरू एक आधुनिक और औद्योगिक भारत का सपना देख रहे थे, जिसमें गांधी की पुरानी विचारधारा की जगह कम थी। 1946 और 47 के दौरान कई ऐसे मौके आए जब गांधी अकेले पड़ गए थे। नेहरू और पटेल का गांधी को मानना उनकी मजबूरी थी और उनकी जरूरत थी, क्योंकि गांधी के बिना जन समर्थन जुटाना नामुमकिन था। और यहाँ हमें देवता नहीं बल्कि 3 मंझे हुए राजनेता दिखते हैं, जिनके बीच गहरा वैचारिक मतभेद था। फिल्म में एक और साइलेंट वॉरियर या कहे कि मिसिंग हीरो है सुभाष चंद्र बोस। फिल्म दिखाती है कि पूरी आजादी सिर्फ चरखे और अहिंसा से आई, लेकिन इतिहास गवाह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया तो दूसरी तरफ नेताजी आजाद हिंद फौज तैयार कर रहे थे। फिल्म इन दोनों के बीच का तनाव नहीं दिखाती। गांधी की साइकोलॉजी यहाँ बहुत जटिल थी। वह हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे और अंग्रेजों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, जबकि बोस का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिल्म ने गांधी को एक यूनिवर्सल सेंट की तरह दिखाने के लिए बोस की उस क्रांतिकारी ऊर्जा को दबा दिया, जिसने असल में ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिला दी थी। हमें यह भी देखना होगा कि आजादी की कीमत सिर्फ शांति नहीं, बल्कि वो बलिदान भी था जिसे अहिंसा के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। इसके अलावा फिल्म में जिन्ना के साथ भी जितनी मीटिंग्स दिखाई गई है, उसमें जिन्ना को हमेशा एक अकड़ और सत्ता के भूखे विलन के तौर पर पेश किया गया है। फिल्म ने सारा दोष जिन्ना पर मढ़ दिया, लेकिन फिल्म ने ये छुपा लिया कि उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेताओं की अपनी गलतियां क्या थी। फिल्म ने गांधी को एक बेबस फकीर दिखाया जो बंटवारा नहीं चाहता था, लेकिन उसने वो पॉलिटिकल खींचतान नहीं दिखाई जो पर्दे के पीछे चल रही थी।
लेकिन अगर फिल्म के पीछे का सच देखें तो जिन्ना की साइकोलॉजी अस्तित्व के डर से भरी थी। जिन्ना को गांधी की राजनीति में धर्म का पूत जैसे राम राज्य की बातें या भजन बहुत खटकता था। उसे लगता था कि गांधी एक हिंदू नेता है जो मुसलमानों को हाशिए पर धकेल देंगे। वो भारतीय राजनीति में मुसलमानों के लिए बराबरी चाहता था और जब उसे गांधी के लोकतंत्र में ये मुमकिन नहीं लगा तब उसने बंटवारे का रास्ता चुना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन्ना कोई मासूम इंसान था। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि मुस्लिमों की पैरवी करने वाला जिन्ना खुद इस्लाम को फॉलो नहीं करता था। भारत की आजादी के दौर के दौरान जिन्ना जैसे नेता का होना इस देश का सिर्फ एक दुर्भाग्य ही था। वीडियो के अंत की ओर बढ़ते हुए हमें गांधी के सबसे अकेले समय की बात करनी होगी। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि गांधी बंटवारे से दुखी है, लेकिन यहाँ फिल्म नेहरू और पटेल की साइकोलॉजी को थोड़ा सॉफ्ट करके दिखाती है। हकीकत यह थी कि आजादी के आखिरी सालों में गांधी की अपनी ही पार्टी कांग्रेस में पकड़ ढीली हो रही थी। नेहरू और पटेल शासन चलाने के लिए समझौता करने को तैयार थे, लेकिन गांधी अपनी अखंड भारत की कल्पना के साथ अकेले खड़े थे। फिल्म का वो दृश्य जहां गांधी दंगों के बीच कलकत्ता में अकेले अनशन कर रहे थे, वो उनकी जीत नहीं बल्कि एक हारे हुए पिता की पुकार थी। वो देख रहे थे कि जिस अहिंसा के लिए उन्होंने 50 साल दिए वो उनके अपने ही लोगों के हाथों मर रही थी। यहाँ फिल्म का मसीहा टूट चुका था। आज की जनरेशन को यह गहराई से समझना जरूरी है कि गांधी का हर कदम, चाहे वो दांडी यात्रा हो या अनशन, वो सिर्फ त्याग नहीं था, वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ही सोची समझी पॉलिटिकल चाल थी। फिल्म हमें सिर्फ उनका त्याग दिखाती है, लेकिन उस शार्प दिमाग को कहीं पीछे छोड़ देती है जिसने बिना हथियार उठाए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को डिफेंसिव मोड पर ला दिया था। फिल्म में एक सीन है जहां गांधी दंगों के बीच कलकत्ता में अनशन पर बैठे हैं। यहाँ फिल्म में दंगाइयों को बस एक बेनाम भीड़ की तरह दिखाया गया है, लेकिन इतिहास का काला सच यह है कि उस वक्त कई ऐसे संगठन थे जो गांधी की नीतियों को मुस्लिम तुष्टीकरण मान रहे थे और फिल्म ने जानबूझकर किसी संगठन का नाम नहीं लिया है ताकि वो विवादों से बची रह सके। उन्होंने दंगों को सिर्फ एक पागलपन की तरह दिखाया, जबकि उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई चल रही थी जिसे फिल्म ने पूरी तरह गोल कर दिया। फिल्म के आखिरी सीन में गांधी मरते वक्त हे राम कहते हैं। फिल्म ने इसे एक बहुत ही पवित्र अंत दिया, लेकिन चश्मदीदों और इतिहास के कई पन्नों में इस पर आज भी बहस है कि क्या उन्होंने वाकई हे राम कहा था या नहीं। फिल्म ने इस मिथक को सच की तरह पेश किया क्योंकि उसे एक सिनेमैटिक एंडिंग चाहिए थी। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि इस फिल्म का मकसद इतिहास पढ़ाना नहीं बल्कि गांधी की एक ऐसी छवि दुनिया को बेचना था जिसमें कोई विवाद न हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे कई वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।